नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बांग्लादेश के ताजा हालात पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संसद में बयान। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता। कहा, हालात पर भारत की पैनी नजर। शॉर्ट नोटिस पर भारत आई शेख हसीना। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों का सर्वसम्मत समर्थन। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के कवायद तेज। संसद भंग। खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल। स्थिति अब भी चिंताजनक। सुरक्षा आशंकाओं के बीच पुलिस सड़कों से नदारद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। फिजी की संसद को किया संबोधित। कहा, जलवायु न्याय के लिए फिजी समेत महासागरीय देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा भारत। फिजी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें। भारत दौरे पर आए सेंट किट्स और नोविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। डिजिटल स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, क्षमता विकास को लेकर साझेदारी पर विस्तार से हुई चर्चा। द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्शों को और तेज करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के संग बैठक की। कार्यकर्ताओं से कहा, विपक्ष की गुमराह करने की राजनीति का दे जवाब। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे टिम वॉल्स। मिनेसोटा के गवर्नर को कमला हैरिस ने घोषित किया रनिंग मेट। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पदक किया पक्का। सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर फाइनल में बनाई जगह। हॉकी में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का जर्मनी से टक्कर। जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किया फाइनल में क्वालिफाई। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में सेंट किट्स और नोविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच डिजिटल, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और क्षमता विकास और आपसी साझेदारी को लेकर बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श को और तेज करने के लिए दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। 8 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य 7 देशों के समूह के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग को मजबूती देना है। समूह के सदस्यों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंध है। सम्मेलन की मेजबानी भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से विदेश मंत्रालय कर रहा है। एशिया के 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इनमें दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में मजबूती लाने के तौर तरीकों पर मंथन हो रहा है। नई दिल्ली में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऊर्जा सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस मौके पर भारत और अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक कार्बन मुक्त करने के उपायों पर भी मंथन किया गया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। मई 2024 तक बड़े जल विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता 195.01 गीगावाट है। भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
इस लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना, सौर पार्क, PM कुसुम योजना, रूफटॉप सौर ऊर्जा चलाई जा रही है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके जरिए 10 मिलियन घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दूसरे ऊर्जा सम्मेलन में अमेरिका के वाणिज्य मामलों के मिनिस्टर काउंसिलर जोनाथन हैमर ने भारत की अभूतपूर्व सफलता को सराहा और कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच अमेरिका एक मजबूत साझेदार के रूप में खड़ा है। The government's renewable energy targets have also helped attract important investments and accelerated the deployment of clean energy technologies through the country. भारत लगातार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के नवीन घटकों में शोध को बढ़ावा दे रहा है। जैव ईंधन, कचरे से बिजली, जल और वायु ऊर्जा सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर निरंतर प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। आज अमेरिका सहित पूरी दुनिया मानती है कि भारत की विकास यात्रा विश्व में अमूलचूल बदलाव ला सकती है। यह विकासशील देशों के लिए मील का पत्थर है, जिन पर चलकर वह अपने विकास का रास्ता तलाशेंगे। India, with its abundant renewable energy resources, is poised to become a global leader in green hydrogen production. Collaboration with international partners, including the United States, will be crucial in scaling up production, reducing costs, and developing a robust supply chain for green hydrogen and its derivatives. That story is an inspiration really to me and to many millions of others around the world. I think many eyes are on India now. And many are looking here for ideas and support that can propel their own march toward prosperity, their own development story. ऊर्जा सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बीच 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का डिकार्बोनाइजेशन करना था। विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ता हुआ भारत जलवायु परिवर्तन और कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने गंभीर प्रयास कर रहा है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। है और देश के अनेक हिस्सों में इसके लाभ देखने को मिल रहे हैं। देश में 9 मेडिटेक पार्क हैं, जहां 100 से ज़्यादा मेडिकल डिवाइस कंपनियां बनी हुई हैं। मेडिटेक इंडस्ट्री और तेज़ी से आगे बढ़े, इसे लेकर दिल्ली में CII की ओर से ग्लोबल मेडिटेक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत उभरता हुआ हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन है और हेल्थ सेक्टर में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। मेडिटेक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका बाजार बढ़ता जा रहा है। मेडिटेक क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। PLI स्कीम की वजह से देश में 9 मेडिटेक पार्क हैं, जहां 100 से ज्यादा मेडिकल डिवाइस बन रहे हैं। भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। मेडिटेक क्षेत्र में और कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर दिल्ली में CII की ओर से ग्लोबल मेडिटेक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश और दुनिया भर की मेडिटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत उभरता हुआ हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन है और हेल्थ सेक्टर में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद गत 10 वर्षों में जो इंटीग्रेशन हुआ है हमारी अप्रोच में, जो बीच में एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में जो दूरियां थी वो जाती रहीं, और यदि हम बात करते हैं सन 2047 के उस शिखर पटल पर पहुँचने वाले भारत की, तो हमारे लिए अनिवार्य है और इसके बिना और कोई विकल्प भी नहीं कि वी विल हैव टू मूव इन एन इंटीग्रेटेड फैशन। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि भारत में ऐसा इकोसिस्टम बना है जिससे स्टार्टअप के साथ मेडिटेक इंडस्ट्री को निवेश करने और भारत में चिकित्सा उपकरण बनाने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में क्लियर, इम्पोर्टेंट और पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी की बात है, चाहे मेडिकल डिवाइस एंड फार्मा के रिसर्च की बात है, या एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जो प्रिप स्कीम कहते हैं, R&D को स्पेसिफिकली कैसे टारगेट करना उसकी बात है, और चाहे हम ये मेडटेक मित्रा एक इकोसिस्टम बनाया गया, या रेगुलेटरी पाथवेज खोले गए, या बायोमेडिकल डिवाइसेस के पार्क बनाए जा रहे हैं, तो एक बहुत ही प्रमोटिव, सपोर्टिव और पार्टनरशिप वाला एक पॉलिसी इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आगे चलकर आने वाले दशक में मेडिटेक के क्षेत्र में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जैसा कि
आंकड़ों ने भी अब दिखाई देने लगा है कि कंज्यूमेबल्स और सर्जिकल्स के क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गए हैं और पिछले साल में हमने इंपोर्ट से अधिक एक्सपोर्ट किया कंज्यूमेबल्स के क्षेत्र में। और बाकी जो मेडिटेक जो सेक्टर्स हैं जैसे कि इमेजिंग डिवाइसेस, क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट, बॉडी इम्प्लांट्स, इन सब में भी एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। जहां एक और पीएलआई स्कीम मेडिटेक इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, वहीं भारत रिसर्च इनोवेशन पर काम कर रहा है ताकि मेक इन इंडिया चिकित्सा उपकरण बन सके। एक समय था जब भारत चिकित्सा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत अब चिकित्सा उपकरणों का निर्यात करता है। आने वाले दिनों में भारत मेडिटेक क्षेत्र में भी दुनिया का लीडर होगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिजी पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां की संसद को संबोधित किया और भारत को ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी में कई महत्वपूर्ण स्थानों का भी दौरा किया। 2 दिवसीय यात्रा पर फिजी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पारंपरिक शैली में शानदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति ने स्टेट हाउस का दौरा किया, जहां फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनिवेरे के साथ भारत फिजी संबंधों को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा हुई। स्टेट हाउस में फिजी के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया और भारत को ग्लोबल साउथ की शक्तिशाली आवाज बताया। उन्होंने कहा कि भारत और फिजी में जीवंत लोकतंत्र सहित काफी कुछ एक समान है। Despite the vast difference in our size, both our countries have much in common, including our vibrant democracies. Almost 10 years ago, speaking in this same hall, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, had underlined some basic values that unite India and Fiji. फिजी के प्रधानमंत्री से मुलाकात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई। उन्होंने सुबह में भारतीय उच्चायोग के चांसरी और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र परिसर और 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़े दस्तावेज सौंपने को लेकर हुए समारोह की सह अध्यक्षता भी की। राष्ट्रपति ने फिजी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार और स्टेक होल्डर्स के रूप में देखते हैं। हमारे प्रवासी भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को और गहरा करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड या OCI कार्ड सहित कई पहलू शुरू की है। राष्ट्रपति ने शहीद सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने के लिए सुबह में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महात्मा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिजी से अंजना उन्नीकृष्णन और विवेक पाठक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि हम इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। ये भारत और फिजी के बीच मधुर संबंधों और हमारे देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में माननीय राष्ट्रपति के योगदान का प्रमाण है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए बेहद गर्व की बात है।
भारत और फिजी की घनिष्ठ मित्रता दोनों देशों के राजनीतिक सहयोग और लोगों के बीच सद्भावना की विशेषता है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेसिस लोपेज को हराया। इस ऐतिहासिक जीत पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, क्या प्रदर्शन है। पेरिस 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए विनेश फोगाट को बधाई। महिलाओं के फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में इस जीत ने पोडियम पर आपकी जगह पक्की कर दी है, जो भारत की तरफ से किसी भी महिला पहलवान के लिए पहला मौका है। फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं। कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मुस्लिम समाज न केवल इसे आधुनिक बनाने की मांग कर रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले थे, उनमें बदलाव बेहद जरूरी है। कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब वक्फ कानून में बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम समाज न केवल इसे आधुनिक बनाने की मांग कर रहा है, बल्कि इसमें महिला अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने और केंद्रीय समिति और वक्फ बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व की मांग भी करता आ रहा है। उनका कहना है कि पहले के कानून से वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार मिले थे, उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। सरकार जो कदम उठाने जा रही है इसमें अमेंडमेंट के लिए, वो मैं समझता हूं कि एक अच्छी दिशा में वो होगा और उससे मुसलमान कौम को फ़ायदा ही होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को एम्पावर किया जाए तो ये आम इंसान जो है, जो आम मुस्लिम जो हिंदुस्तानी है, उसको एक फ़ायदा मिल सकता है कि इसमें जो चेंजेस होने वाली है या इसकी अमेंडमेंट जो होने वाली है, वो किसी हद तक, मतलब बहुत हद तक वो सही है। मुस्लिम समाज का ये भी कहना है कि मुकदमेबाजी को कम करना, राजस्व विभाग के साथ प्रभावी समन्वय करना और न्यायाधिकरण के निर्णयों पर न्यायिक निगरानी प्रदान करना समय की मांग है और इसके लिए कानून में संशोधन होना ही चाहिए। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है। मैंने एक जगह वक्फ कर दी अपनी कि भाई मेरी ओनरशिप से निकल गए, खुदा की ओनरशिप में चले गए, ये वक्फ हो गई। ये जिस पायस चैरिटेबल काम के लिए उसी में रहेगी। वक्फ ये होता है। वक्फ कानून में बदलाव की मांग वर्षों पुरानी है। सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गईं, उसमें मुतवल्लियों के नियमन और कामकाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, वक्फ के प्रबंधन में गैर मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञता को शामिल करना, वक्फ बोर्डों को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए संगठनात्मक सुधार, ताकि केंद्रीय वक्फ बोर्ड और प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों को शामिल किया जा सके। केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति और वक्फ को वित्तीय लेखा परीक्षा की योजना के तहत लाना शामिल है। साल 2008 के मार्च महीने में राज्यसभा में प्रस्तुत वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं की गईं, उसमें प्रमुख रूप से वक्फ बोर्डों की संरचना में सुधार, राज्य वक्फ बोर्ड के लिए सीईओ के रूप में एक वरिष्ठ स्तर का अधिकारी प्रदान करना, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी कार्रवाई, अपने कर्तव्यों का पालन न करने वाले मुतवल्लियों को कड़ी सजा, रिट क्षेत्र अधिकार के तहत कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में ले जाना, वक्फ बोर्डों का कंप्यूटरीकरण और CWC में शिया समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल है। पुराने वक्फ कानून में सबसे ज्यादा निशाने पर दरगाहें रही हैं, जिनके प्रतिनिधियों का कहना है कि कानून में अब बदलाव होना ही चाहिए। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से इस वक्फ एक्ट के जो हमें परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। तो मेरा मानना ये है वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए कि जब तक कि हम बिल को पढ़ ना लें, तब तक हमें उस पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई सरकार को हम लोगों ने यही सुझाव दिए हैं कि एक तो जो मौजूदा वक्फ है उसमें एक जो दरगाह हैं, उनका एक कहना ये है कि दरगाहों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल नहीं होते हैं वक्फ बोर्ड में, तो उन दरगाह के रिप्रेजेंटेटिव्स को वक्फ बोर्ड की बॉडी में शामिल किया जाए और हमारी बात को भी कहने का हमें अधिकार मिले।
वक्फ बोर्ड इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को अपने अधिकार में रखता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में देश भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है। ये सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक है। वक्फ अधिनियम 1995 और उसमें 2013 में किए गए संशोधन का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन इसमें खामियों के कारण यह हमेशा मुस्लिम समाज के निशाने पर रहा। अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद और पंजीकरण के साथ ही सर्वेक्षण में देरी जैसी समस्याएं आए दिन सामने आती रहीं, जिसने कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट पैदा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2013 में यूपीए की सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों में इजाफा किया था। इसी सत्र में संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। वक्फ बोर्ड में संशोधन से क्या क्या फायदे होंगे, अखिल भारतीय सज्जादा नशी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। ऑल इंडिया सज्जादानशील काउंसिल के अध्यक्ष अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो विवाद है, इस विवाद में ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी की सुनती नहीं है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही बात है। वक्फ बोर्ड एक डिक्टेटर बन चुका है, किसी की नहीं सुनता है। कोई बेचारा गलती से अगर वक्फ करके बैठा अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसको एक नौकर बना दिया गया है। उसको बरसों अपने वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाद चक्कर खिलाए जाते हैं, उनको तरह तरह की फॉर्मेलिटी में उलझा के रख दिया जाता है। मतलब वो अपने ही घर में बेगाने हो जाते हैं। तो हमारा मानना ये हमारी एक मोस्ट अवेटेड डिमांड थी। हम हुकूमत जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, हम उसका वेलकम करते हैं। तमाम दरगाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू द दरगाह, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वक्फ के। दरगाहें विक्टिम है एक तरह से। आम लोग भी हैं जो कि इसमें संशोधन की मांग कर रहे थे, तो अब इसमें दिक्कत क्या है अगर संशोधन सरकार करना चाहती है? संशोधन पहले भी तो हुए हैं, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, संशोधन हुआ, 95 में हुआ, 2013 में हुआ, अब संशोधन किया जा रहा है। एक बार बिल आ जाता है, बिल आने के बाद में हम भी पढ़ेंगे, और बिल में अगर हमें और सुझाव देने होंगे, पूरी उम्मीद है सरकार हमसे सुझाव मांगेगी, हम देंगे और हमें भी सुना जाएगा, हमारी बात को रखा जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक विरोध है, इस विरोध से बचना चाहिए। ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ अहम मसला है। प्लीज़ डोंट मिसलीड द मुस्लिम कम्युनिटी। वक्फ बोर्ड में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार कुछ अमेंडमेंट आना चाहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, देखिए हर एक प्रक्रिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ज़रूरी है, और इतने बड़े इदारे के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मीडिया पर्सन ने सवाल किया था, 9 लाख के आसपास इनकी ज़मीन हो चुकी बीघा की, 4 लाख से, और अभी भी इमामों को तनख्वाह नहीं मिली। तो उस प्रॉपर्टी की इनकम का हो क्या रहा है? वो कौन सी मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है वो इनकम? इसलिए वक्फ बोर्ड पे मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। और एक जो इनका और भी बात की, अदालत वाली बात की, जो उसके लिए अलग से मतलब आम लोग जो है वो सिविल कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं कर सकता है, जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड में चली जाती है। तो इससे कुछ सुधार हो सकता है इस बिल से? बिल्कुल, मेरा मानना ये है, अगर इस बिल में, मैंने पढ़ा नहीं है, यदि इस बिल में ऐसा प्रोविज़न आता है कि सिविल कोर्ट को जुडिशन वापस जाता है, तो हम इसका वेलकम करेंगे। मैं तो खुद भी चाहता हूँ, ज़ाती तौर पर मैं खुद विक्टिम हूँ, मुझे मालूम है वक्फ के हालात क्या हैं, और मेरे अलावा दूसरी दरगाह के लोग यहाँ मौजूद हैं। देश की हर दरगाह वालों से जाके पूछो आप, और आम मुसलमानों से पूछो, अगर किसी ने गलती से वक्फ कर दिया तो प्रॉपर्टी को, उनको एक तरह से चाबी तक भी वक्फ बोर्ड से लेना पड़ जाएगी फ्यूचर में, अगर आपने डिक्टेटरशिप खत्म नहीं करी तो। इसलिए हर तरह का रिफॉर्म होना ज़रूरी है। हम सरकार के डिसीजन का वेलकम करते हैं। जो वक्फ बोर्ड का जो कार्य है, गरीबों की मदद करना या गरीब मुसलमानों की, महिलाओं की मदद करना, क्या उसमें सफल है वक्फ बोर्ड? देखिए, वक्फ का मतलब ये है कि अल्लाह की राह में वक्फ करना। अब उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को आपका अधिकार खत्म हो जाता है। अब उस प्रॉपर्टी की जो आमदनी है वो फलाह बहबूदी के काम में लेना चाहिए, गरीब गुरबाओं के काम में लेना चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड कर रहा है ऐसा? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसलिए वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म होना ज़रूरी है। कैमरामैन पीयूष के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि विपक्ष ने अपने लिए वक्फ का इस्तेमाल किया। वक्फ की इतनी संपत्ति है कि मुस्लिम समाज का पिछड़ापन खत्म हो सकता है। सरकार मुसलमानों को विकास का हिस्सा बनाने के लिए काम कर रही है। अपोजिशन जो है उसने जो मुस्लिम समाज के एहसासे हैं, जैसे वक़फ़ है, वो ज़ाती इस्तेमाल करे हैं, उसको आम मुसलमान के लिए इस्तेमाल नहीं करा है।
और उसको खुर्द बुर्द करा है, उसको उजाड़ा है। वो इतनी प्रॉपर्टी है कि जो मुस्लिम का आज बैकवर्डनेस है वो उससे ख़त्म हो सकता है। लेकिन क्या है कि सरकार का इंटेंशन ये है कि जिस समाज की ये प्रॉपर्टी है उसको इसका हिस्सा मिलना चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से लाना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। हमेशा सरकार के लिए 140 करोड़ लोग बराबर हैं, वो किसी को पीस या टीज नहीं करती। सरकार हमेशा अल्पसंख्यक के लिए देश के वज़ीर आज़म दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की रहनुमाई करते हैं। वो मुसलमानों को देश के साथ, देश की बाकी समाजों के साथ शाना बशाना और डेवलपमेंट कंट्री की में वो कैसे हिस्सेदार बने, इस तरह का प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार शाम अयोध्या पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने यहां दर्शन पूजन के बाद अयोध्या वासियों और श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि पहुंचे और श्री रामलला के चरणों में शीश झुकाया। मुख्यमंत्री ने यहां भी विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने दर्शन पूजन कर समस्त नागरिकों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, सनातन आस्था के केंद्र धर्मनगरी श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम की कृपा ही जीवन का आधार है। उनके आशीर्वाद से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले के विकास कार्यों पर चर्चा करने के साथ ही जिले के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को संवाद और समन्वय से समस्याओं का निराकरण करने पर जोर दिया। उन्होंने अयोध्या में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव प्रभारियों, पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ प्रबंधन पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आम जन से जुड़कर विकास के मुद्दों को हर हाल में लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कार्यकर्ता सक्रिय होकर विपक्ष की गुमराह करने वाली राजनीति का जवाब दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की रक्षा भाजपा सरकार के समय की गई है, जबकि कांग्रेस के समय अनेक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रदेश में सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित संपत्ति का लेन देन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। ये नया कदम सरकारी विभागों से शुरू हो चुका है, जिससे नागरिकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। ऐसी शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है। प्रदेश में स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के विभाजन और अपनी संपत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। योगी सरकार एक और तोहफा देने जा रही है स्टाम्प में छूट का, वो क्या कुछ प्रक्रिया है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि जनता में सरलता, सहजता हो, घर परिवार में अच्छे रिश्ते बने रहें। ये देखा जा रहा है कि 1-1 फुट जमीन के लिए कत्लें हो जाती हैं। बहुत सी प्रॉपर्टी आपस में न बंटने के कारण से डम पड़ी हुई है। नौजवानों का विकास रुका हुआ है। इस कारण से उनके जो खानदानी प्रॉपर्टी है उनके बीच में बांटा जाना है, तो उनके पास ऑप्शन एमोन होता है कि वो तहसील में जाते हैं, कुटुंब रक्षा बनाते हैं, टाइम लगता है। या तो ऑप्शन बी जाते हैं, तो सिविल में मुकदमा करना पड़ता, टाइम लगता है। वो सीधे रजिस्ट्री विभाग आ जाएंगे और एक फिक्स अमाउंट है जिस पर विचार कर रहे हैं, शायद 5,000 हो जाए शायद, तो उस पर जमा करके पूरे 3-4 जनसरपुर के आपके बंटवारे सेटलमेंट वो तुरंत कर दी जाएंगे। ऑनलाइन सुविधा मोबाइल पर भी उपलब्ध है स्टाम्प खरीदने की, कैसे आम आदमी इसका प्रयोग कर सकता है? जिसे माना कि आपको स्टाम्प लेना है 50 रुपए का, तो आपने 50 रुपए स्टॉक होल्डिंग विभाग के साइट पर जाएंगे और अपना नाम डालते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी परचेस करना है 10 रुपये का स्टाम्प। वो पूछता है कि पर्पज क्या है, तो आप डालते हैं मेरा पर्पज ये है। डालने के बाद आप डाल देंगे। उसके बाद आपने उतना उनका पेमेंट कर दिया 10 रुपये का या 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो आप पे करेंगे तो आपको तुरंत उस नाम से वहाँ से
आपके पास वापस आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल लेंगे। लिमिटेशन कितनी है, कितने तक का? 100 का भी किया, 100 तक किया गया। 100 रुपये तक का, 100 रुपये तक का स्टाम्प अब आप सीधे अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री की भी सुविधा शुरू कर दी है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा और बच्चों को अपने झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता करार करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पहली बार एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तकों में भारत के संविधान के विभिन्न पहलुओं, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रगान को उचित महत्व और सम्मान देने का काम किया गया है। बच्चों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति यानी एनईपी का पालन करते हुए इन सभी पहलुओं को आयु के हिसाब से विभिन्न चरणों की पाठ्यपुस्तकों में रखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैकाले की विचारधारा से प्रेरित कांग्रेस शुरू से ही भारत के विकास और शिक्षा व्यवस्था से घृणा रखती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तमिलनाडु में 2022 के कोयम्बटूर मंदिर कार बम विस्फोट मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। चारों आरोपियों की पहचान जमील बाशा, मोहम्मद हुसैन, इरशाद और सैयद अब्दुल रहमान के रूप में की गई है। जांच के दौरान एनआईए ने पाया कि मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती कराने में लगे हुए थे। मामले की आगे जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 अगस्त 2024 को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अमृत उद्यान जनता के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर पहली बार 29 अगस्त को विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होगा। साथ ही पिछले साल की तरह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। स्लॉट की बुकिंग और उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर इसे ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट दविंदर पाल सिंह ने कहा कि अटारी सीमा पर भारत के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का वीडियो और 78वें स्वतंत्रता दिवस को समर्पित एक शानदार फोटो बुकलेट जारी किया गया है। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट द्वारा जारी वीडियो में दिखने वाला 418 फीट ऊंचा तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये झंडा सीमा पर पाकिस्तान के झंडे से 18 फीट ऊंचा है। ये वीडियो प्रख्यात प्रकृति प्रेमी और विरासत प्रचारक हरप्रीत संधू ने बनाया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा फॉरेन कंसल्टेशन हरारे में आयोजित किया गया। भारत का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पुनीत आर कुंडल ने और जिम्बाब्वे की तरफ से विदेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के मुख्य निदेशक माइक चिगीजी ने किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास साझेदारी, व्यापार और आर्थिक संबंधों, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों में सहयोग को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र समेत द्विपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बांग्लादेश की परिस्थिति को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने वहां रहने वाले हिंदू और सिख अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आंदोलन के दौरान अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों और गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के हितों को बचाने के लिए सभी को कदम उठाने की जरूरत है। माइनॉरिटीज का जीवन, सम्मान और संपत्ति सुरक्षित नहीं है और इसलिए मैंने वर्ल्ड कम्युनिटी से कहा कि वो इसमें इंटरवीन करके बांग्लादेश पर नॉर्मलिटी लौटे, इसका प्रयत्न करे। मैंने भारत सरकार से कहा कि हर संभव कदम उठाएं कि वहाँ का हिंदू और बाकी माइनॉरिटी सुरक्षित रहें और ये भी कहा कि सीमाओं पर दोबारा से इसकी आड़ लेकर के बड़ा अतिक्रमण न हो सके, इसलिए सीमाओं को पक्का सील रखा जाए। और अब नजर डालते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों पर।
महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेलिस लॉपेज को 5-0 से शिकस्त दी। इससे पहले राउंड में 1-0 से विनेश आगे रहीं। फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट अर्जित किए। इस बढ़त को वो अंत तक बनाए रखी और फाइनल में जगह बनाई। विनेश का इस ओलंपिक में शानदार सफर रहा है। अपने पहले मैच यानी प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी को 3-2 से हराया। यूई सिसाकी को हराने वाली विनेश पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। इसके बाद विनेश ने ओकासाना को क्वार्टर फाइनल मैच में 7-5 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में 5-0 से जीत हासिल कर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। विनेश की नज़र अब स्वर्ण पदक पर होगी। वो बुधवार यानी 7 अगस्त को स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे। विनेश का फाइनल में अमेरिकी पहलवान सारा एन से मुकाबला होगा। गौरतलब है कि विनेश फोगाट से पहले केवल 2 पुरुष पहलवान ही ओलंपिक के फाइनल में पहुंच पाए हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मुकाबलों में दोनों ही हार गए थे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की ऐतिहासिक जीत पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है, क्या प्रदर्शन है। पेरिस 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए विनेश फोगाट को बधाई। महिलाओं के फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम सेमीफाइनल में इस जीत ने पोडियम पर आपकी जगह पक्की कर दी है, जो भारत की तरफ से किसी भी महिला पहलवान के लिए पहला मौका है। फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं। और वहीं भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले शुरुआत करने आए और उन्होंने इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया, जो 84 मीटर के क्वालिफिकेशन से काफ़ी अधिक है। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव के बेहतरीन शुरुआत की है और उनसे फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं एक और भारतीय एथलीट किशोर जेना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया और वो फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अब सबकी नज़र भारतीयों की 8 अगस्त को होने वाली फाइनल पर होगी। सभी भारतीयों की इस पर नज़र होगी जब नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत की ओर से स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। और पेरिस ओलंपिक में टेबल टेनिस में पुरुष टीम को चीन के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में युगल मुकाबले में एमए लॉन्ग और चुकिन वांग की जोड़ी ने भारत को हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी को 11-2, 11-3, 11-7 से शिकस्त दी। और इसके बाद दूसरे मैच में चीन के जेंडोंग फैन ने अचंता शरद कमल को 9-11, 11-7, 11-7, 11-5 से शिकस्त दी। तीसरे मैच में चुकिन वैंग ने मानव ठक्कर को 11-9, 11-6, 11-9 से हरा दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।